हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट 3 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बायसिंग सर्किट के ऊपर बेस्ड होगा। ओके, आपके सिलेबस में जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बायसिंग सर्किट को तैयार करने के लिए दो मेथड दिया गया है। एक सेल्फ बायस मेथड दिया गया है और दूसरा वोल्टेज डिवाइडर मेथड या उसी को हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर मेथड कहते हैं। ये दो मेथड दिया हुआ है। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सेल्फ बायस मेथड को यूज करते हुए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बायसिंग सर्किट को पढ़ेंगे और आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड को यूज करते हुए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बायसिंग सर्किट को पढ़ेंगे। ओके, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके सिलेबस में कुछ इस तरीके से मेंशन है, लिखा हुआ है बायसिंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इसमें सिलेबस में दिया है कि कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन में जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को लीजिए और उसका बायसिंग सर्किट बनाइए। ठीक, आगे दिया भी है कौन कौन सा मेथड यूज करके। एक दिया है कि सेल्फ बायस मेथड को यूज करके आप बायसिंग सर्किट बना दीजिए और दूसरा कह रहा है कि वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड को यूज करते हुए बायसिंग सर्किट को बनाइए। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन लेंगे किसका, जेफेट का, और उसका क्या करेंगे, सेल्फ बायस मेथड को यूज करते हुए उसकी बायसिंग सर्किट को तैयार करेंगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम लोग सेल्फ बायस मेथड पढ़ेंगे और आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख लीजिएगा सेल्फ बायस मेथड। ओके, क्लियर है चीज़। मुझे पूरा दिखाना रहता है कि आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से जो आपके सिलेबस में कंटेंट रहता है उसको पूरा बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक, बाकी जो कहा हूँ उसको यहाँ नोट कर लीजिएगा, सेल्फ बायस मेथड। क्लियर? अब देखिए ये बायसिंग वगैरह क्या होता है, इसको आप पीछे के क्लास में भी पढ़े हुए हैं। आप याद करिए, जब आप बीएससी सेकेंड सेम में और बीएससी फोर्थ सेम में बीजेटी को पढ़े थे तो वहाँ पर बीजेटी के लिए भी बायसिंग सर्किट पढ़े थे और ये जो बायसिंग सर्किट था इसको डिफरेंट बायसिंग मेथड को यूज करते हुए तैयार किया जाता था। ठीक, जैसे वहाँ पे हम लोग फिक्स्ड बायस मेथड यूज किए थे, इमीटर बायस मेथड यूज किए थे, वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड यूज किए थे। ठीक, याद आ रहा है ना? इन डिफरेंट बायसिंग मेथड को यूज करते हुए हम लोग बीजेटी के लिए डिफरेंट बायसिंग सर्किट तैयार किए थे। ठीक, अच्छा, ये बायसिंग सर्किट तैयार क्यों किए थे? ये बायसिंग सर्किट हम लोग इस वजह से तैयार करते थे ताकि जो बीजेटी का ऑपरेटिंग पॉइंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यू पॉइंट कहते हैं, या जिसको हम लोग क्यूसेंट पॉइंट कहते हैं, वो क्या रहे, स्टेबल रहे। मतलब बीजेटी का जो ये क्यू पॉइंट है ये क्या रहे, स्टेबल रहे। किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर और बीजेटी के पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या रहे, स्टेबल रहे। ठीक, ना उस पर किसी तरीके का टेम्परेचर का फर्क पड़े, ना पैरामीटर वगैरह का फर्क पड़े, ये जो क्यू पॉइंट हो वो क्या रहे, स्टेबल रहे। क्लियर? याद आ रहा है ना? जैसे हम लोग का जो क्यू पॉइंट है वो स्टेबल हो जाता था तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसको एज एन एम्पलीफायर की तरह यूज कर लेते थे। ठीक, फोर्थ सेम में बीजेटी को कई तरीके के एम्पलीफायर की तरह क्या किया गया है, यूज भी किया गया है। ठीक, तो उम्मीद है कि इसको आप समझ रहे होंगे। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग 6 सेम में क्या कर रहे हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को पढ़ना है। ठीक, तो अब हम लोग को आगे क्या करना है, एफईटी को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है। ठीक, तो एफईटी को एज एन एम्पलीफायर यूज करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, एफईटी के लिए एक बायसिंग सर्किट तैयार करेंगे और इस बायसिंग सर्किट के हेल्प से एफईटी के क्यू पॉइंट को क्या करेंगे, स्टेबल बनाएंगे। और जैसे ही हम लोग का एफईटी का जो क्यू पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एफईटी को एज एन एम्पलीफायर यूज करेंगे। ठीक, देखिएगा आज और कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एफईटी के लिए बायसिंग सर्किट तैयार करेंगे और इसके क्यू पॉइंट को स्टेबल करेंगे और फिर आगे आने लेक्चर में हम लोग एफईटी को एज एन एम्पलीफायर भी पढ़ेंगे। क्लियर है चीज? तो ये तो हम लोग अभी तक बीजेटी का बात किए। ठीक, अब हम लोग एफईटी के क्यू पॉइंट को खोजेंगे कैसे। ठीक, तो देखिए पीछे आप एफईटी के ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को पढ़े थे। जो एफईटी का ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या था, इसका जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक था वो VDS और ID के बीच में क्या था, प्लॉट था, जो क्या था, डिफरेंट गेट टू सोर्स वोल्टेज के लिए था। ठीक, जो डिफरेंट VGS के लिए क्या था। ठीक, ये डिफरेंट VGS के लिए था। ठीक,
अब क्या करें, अब अगर हम इसका लोड लाइन एनालिसिस करें, ठीक, तो क्या होगा, कहीं हमको बीच में क्यू पॉइंट मिलेगा, ठीक। तो अब हमको क्या करना होगा, बायसिंग सर्किट को यूज करते हुए इस क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, ठीक। तो इस क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब क्या, इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा, मतलब इसके लिए VDS, ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट जो क्या है VDS, और इधर वाई कोऑर्डिनेट जो क्या है ID, मतलब इसके लिए VDS और ID का वैल्यू निकालना होगा, ठीक। ये VDS ID का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या जो हम लोग बायसिंग सर्किट यूज किए हैं उस बायसिंग सर्किट के हिसाब से ये क्यू पॉइंट स्टेबल है कि नहीं है, ठीक। ये क्यू पॉइंट स्टेबल है कि नहीं है दिए गए बायसिंग सर्किट के लिए, उसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक। तो आगे हम लोग का क्या क्या काम होगा, आगे हम लोग क्या करेंगे, बायसिंग सर्किट तैयार करेंगे, उस बायसिंग सर्किट की हेल्प से VDS और ID का वैल्यू निकालेंगे, मतलब क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और जब क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो फिर हम लोग उसमें चेक भी करेंगे कि क्या ये जो दिया गया बायसिंग सर्किट है ये क्यू पॉइंट को स्टेबल बना पा रहा है कि नहीं। क्लियर, ठीक। और आप BJT के केस में पढ़े थे कि हम लोग का कोशिश क्या रहता है कि जो क्यू पॉइंट है वो क्या रहे, एकदम मिडिल में रहे, ठीक। वो क्या रहे, एकदम मिडिल में रहे, ताकि हम लोग का जो सिग्नल हो वो फेथफुल एम्पलीफाई होता रहे, ठीक। अब देखिए पीछे भी हम लोग पढ़े हैं कि FET को प्रॉपर फंक्शनिंग में लाने के लिए क्या करते हैं, उसको पिंच ऑफ रीजन में यूज करते हैं या एक्टिव रीजन, उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक। तो पिंच ऑफ रीजन होगा क्या, यहाँ से पिंच ऑफ वोल्टेज से लेके जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा उसके बीच के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, पिंच ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन या सैचुरेशन रीजन कहते हैं, ठीक। तो इसके बीच में हम लोग क्या किए, क्यू पॉइंट को सेलेक्ट भी किए हैं, ठीक। अब क्यू पॉइंट जब मिडिल में रहेगा तो सिग्नल को क्या करेगा, प्रॉपर एम्पलीफाई करेगा, ठीक। कैसे एम्पलीफिकेशन वगैरह होता है ये जो हम लोग FET को एज एन एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, समझेंगे। इतना चीज क्लियर। तो क्या क्या टारगेट हम लोग का, हम लोग को क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब VDS ID के वैल्यू को निकालना है और देखना है कि क्या क्यू पॉइंट स्टेबल है कि नहीं है, जो हम लोग बायसिंग सर्किट पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक। इतना चीज क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि जो BJT के केस में क्यू पॉइंट होता था वो टेम्परेचर और पैरामीटर पे क्या होता था, डिपेंडेंट होता था, ठीक। लेकिन FET के केस में जो क्यू पॉइंट होगा वो उसका टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि FET में हम लोग क्या कहते हैं कि मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, इसमें माइनॉरिटी कैरियर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, अतः इसमें टेम्परेचर को कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ेगा। ये क्या करेगा, इस पर जिसका फर्क पड़ेगा वो क्या होगा, FET का पैरामीटर होगा, मतलब FET का अगर पैरामीटर बदलेगा, FET के पैरामीटर का वैल्यू बदलेगा तो वो क्या कर सकता है, क्यू पॉइंट को इधर उधर फ्लैक्चुएट कर सकता है, ठीक। इस पर टेम्परेचर घटने और बढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। तो मतलब हम लोग को जो क्यू पॉइंट का स्टेबिलिटी है FET के केस में वो बस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या करना है, चेक करना है। बात समझ में आया, इस पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्यू पॉइंट को बस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक। लेकिन ट्रांजिस्टर के केस में क्या होता था, BJT के केस में क्या होता था, जो क्यू पॉइंट था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, क्योंकि BJT में माइनॉरिटी कैरियर को भी हम लोग डील करते थे, ठीक। लेकिन FET में हम लोग माइनॉरिटी कैरियर को डील नहीं करते हैं, इस वजह से क्यू पॉइंट का टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं है, इसमें थर्मल रनवे होने का कोई फंडा नहीं है। इसमें क्या करना है, बस हम लोग को क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी को पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या करना है, चेक करना है, ठीक। तो आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे ये जितना चीज बताएं उसको सब कुछ निकालते हुए चलेंगे। सब कुछ क्लियर है ना। अब बायसिंग मेथड पे चलें, ठीक। क्या करना है, बायसिंग सर्किट तैयार करना है, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है और क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी को क्या करना है, चेक करना है, ठीक। तो आइए अब एग्जाम में क्या लिखना है पहले उसको देख लेते हैं और फिर क्या करेंगे हम लोग आगे समझते हुए चलेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिए हैं, यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिए हैं, एक हम लोग EN चैनल JFET लिए हैं, ठीक। पता कैसे चला, क्योंकि एरो क्या है, अंदर की तरफ है, गेट टर्मिनल पे जो एरो है वो अंदर की तरफ है, तो ये जो हम लोग का JFET है ये क्या है, EN चैनल JFET है, ठीक। अब इस EN चैनल JFET में क्या किए हैं, जो गेट वाला टर्मिनल है उसको क्या किए हैं, एक रजिस्टर से जुड़े हैं और रजिस्टर को ग्राउंडेड कर दिए हैं। जो सोर्स टर्मिनल है इसको क्या किए हैं, उसके क्रॉस पे एक रजिस्टर लगाए हैं, उसको भी ग्राउंडेड कर दिए हैं। और यहाँ पे ड्रेन पे क्या किए हैं, सप्लाई दिए हैं, जिसको क्या किए हैं प्लस VDD लिखे हैं। और यहाँ पे क्या किए हैं, एक रजिस्टर इसके साथ कनेक्ट कर दिए जो क्या हम लोग का RD है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक कैपेसिटर C1 यूज कर लिए हैं, ठीक। एक कैपेसिटर C1 यूज किए हैं और दिखा दिए हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। और एक कैपेसिटर C2 यहाँ पे यूज किए और दिखा दिए हैं कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे, ठीक। ये कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं, जब हम लोग BJT को पढ़े थे एज एन एम्पलीफायर तो वहाँ पे समझे थे, ये जो कैपेसिटर होता है ये क्या होता है, कपलिंग कैपेसिटर होता है, ठीक। ये क्या करता है, AC का DC से क्या करेगा, कपलिंग वगैरह करेगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये जो कैपेसिटर है ये क्या करेगा, DC को ब्लॉक करेगा, AC को पास करेगा, ठीक। और ये भी जो कैपेसिटर है ये क्या करेगा, ये जो कैपेसिटर है DC को ब्लॉक करेगा, AC को पास करेगा। तो आउटपुट में हम लोग को AC सिग्नल चाहिए, इस वजह से आउटपुट में क्या करते हैं, कैपेसिटर को लगा देते हैं ताकि DC को रोक दे और जो सिग्नल हो वो AC सिग्नल हम लोग
को एम्पलीफाई होकर क्या हो, आउटपुट में मिल जाए। ठीक, तो जब हम लोग FET को एज एन एम्पलीफायर यूज करेंगे तो वहाँ पर ये जो C1 C2 है इनके फंक्शनिंग को क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक, आज फालतू में लेक्चर लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर पहले जो लिखा हुआ उसको समझते हैं और फिर आगे हुए बढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, द सर्किट डायग्राम ऑफ सेल्फ बायस कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n चैनल JFET इज शोन इन फिगर फर्स्ट। ठीक, देखिए बता दिए हैं कि जो सेल्फ बायस कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखे हैं, क्योंकि सिलेबस में वही है। ठीक, कि सेल्फ बायस कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन किसका, n चैनल JFET का, वो फिगर फर्स्ट में दिखाया गया है। ठीक, यहाँ देखिए नाम भी लिख दिए हैं। क्लियर, सेल्फ बायस इसका नाम क्यों पड़ा है आगे अभी हम लोग समझेंगे। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, दिस बायसिंग सर्किट रिक्वायर्स ओनली वन DC सप्लाई प्लस VDD। ठीक, अब देखिए इस बायसिंग सर्किट में हम लोग क्या किए हैं, बस एक DC सप्लाई दिए हैं जो क्या है, प्लस VDD है। क्लियर, इस बायसिंग सर्किट में क्या है, बस एक DC सप्लाई दी है जो क्या है, प्लस VDD है। क्लियर, अब फिर देखिए आप क्या लिखे हैं, इन दिस सर्किट अ रजिस्टर RS नोन एज बायस रजिस्टर इज कनेक्टेड इन द सोर्स लेग। ठीक, अब जो सोर्स वाला टर्मिनल है यहाँ पे हम क्या किए, एक रजिस्टर कनेक्टेड किए हैं जो क्या RS है, इसको हम लोग बायस रजिस्टर कहते हैं। ठीक, आगे देखिएगा इस सोर्स रजिस्टर के लगाने की वजह से क्या होगा, इसके क्रॉस कुछ ना कुछ हम लोग को सप्लाई मिलता रहेगा। ठीक, आगे अभी बस देखते हो जाइए क्या क्या होता है। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, फॉर परफॉर्मिंग द DC एनालिसिस द कपलिंग कैपेसिटर C1 एंड C2 आर ओपन सर्किटेड फॉर DC सिग्नल। ठीक, अब क्या किए हैं, हम लोग को क्या करना है, आज बायसिंग कर रहे हैं, DC एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग को AC एनालिसिस कोई मतलब वगैरह नहीं है आज, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर है इनको क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि DC के लिए कैपेसिटर क्या होते हैं, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक, क्लियर है चीज, पीछे के क्लास में भी आप ये चीज पढ़े होंगे। ठीक, तो वही लिखा गया कि फॉर परफॉर्मिंग DC एनालिसिस द कपलिंग कैपेसिटर C1 C2 आर ओपन सर्किटेड फॉर DC सिग्नल। ठीक, फिर देखिए अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे H पैरामीटर, तो उसमें बताए थे कि क्यों ये कपलिंग, ये जो कैपेसिटर है ये क्यों आपके DC के लिए क्या होते हैं, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, इसको पीछे भी हम लोग पढ़े थे। ठीक, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, सिंस इन केस ऑफ JFET IG=0। अब देखिए पीछे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि जब हम लोग फेट का कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि जो इनपुट इम्पिडेंस होता है फेट के केस में वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक, इम्पिडेंस हाई होने की वजह से साथ ही साथ क्या करते हैं हम लोग, जो गेट सोर्स है उसको क्या करते हैं, ऐसा बायसिंग करते हैं, कोई रिवर्स पास में रहे, इसकी वजह से क्या होता है, जो गेट करंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो गेट करंट जाएगा, जो इधर गेट के थ्रू यहाँ करंट जा रहा है, ये जो करंट इधर गेट करंट जाएगा IG, वो क्या होगा, जीरो के बराबर रहता है। ठीक, उसी चीज़ को लिखे हैं कि JFET के केस में जो IG रहता है अप्रॉक्सीमेटली जीरो रहता है। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RG इज इक्वल टू क्या होगा, IG/RG। ठीक, तो अब देखिए क्या है, ये जो गेट करंट है ऐसे इधर जा रहा है, ऐसे इधर जा रहा है गेट करंट। ठीक, तो इस RG के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको कैसे लेंगे, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको क्या होगा, IG/RG होगा। अब जब IG का वैल्यू जीरो है तो IG/RG क्या होगा, जीरो, मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसके क्रॉस उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है जो क्या होगा, VG होगा, वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक, तो इसको मन करे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, VG के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि IG का वैल्यू क्या है, जीरो। अब जब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VG बराबर, इसका मतलब क्या है, ये सिंपल एक वायर की तरफ बिहेव करेगा, मतलब शॉर्ट सर्किट इसको हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, सिंपल एक वायर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक, तो वही लिखे हैं कि सो RG कैन बी शॉर्ट सर्किटेड। ठीक, फिर लिखा गया है कि इन दिस वे द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर सेल्फ बायस कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n चैनल JFET इज शोन इन फिगर 2। अब क्या लिए हैं कि अब हम लोग का क्या होगा, जो सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन, सेल्फ बायस के केस में क्या होगा, जो हम लोग का सर्किट बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट, उसको फिगर 2 में दिखाया गया है। ठीक, तो अब जो जो यहाँ पे पढ़े हैं इन सबको क्या करना है, अप्लाई करने चलना है। ठीक, एक चीज़ समझ लीजिए, XC मतलब कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, 1/2πfc होता है। ठीक, DC केस में F का वैल्यू जीरो होता है, इस वजह से XC क्या होगा, आपका इन्फानाइट होगा, और XC इन्फानाइट होने मतलब वो किसी तरीके करंट को पास नहीं करने देगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका, DC के लिए जो कैपेसिटर होता है ओपन सर्किट पर बिहेव करता है। और ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, आपको पीछे पढ़ाए थे, सेकंड से में पढ़े होंगे, ओपन सर्किट मतलब इन्फानाइट रेजिस्टेंस। क्लियर, तो अब हम चल रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट को बनाने। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर इसको ओपन सर्किट कर दिए, मतलब यहाँ से इसको गायब कर दिए। ठीक, इसको यहाँ से गायब कर दिए। क्लियर, अब क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक वायर की तरह से जोड़ देंगे। क्लियर,
क्लियर है चीज़। इसको सिंपल क्या करेंगे, एक वायर से रिप्लेस कर देंगे, इतना चीज़ क्लियर। साथ ही साथ इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, ये भी क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक। क्योंकि हम लोग क्या कहे हैं, हम लोग पीछे अभी क्या पढ़े हैं कि डीसी के केस में जो कैपेसिटर होगा वो क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इस वजह से उसको हटा दिए, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए, क्योंकि IG का वैल्यू 0 होता है, तो IG इंटू RG 0, मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज आप भेजी है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक। इस तरीके से हम लोग का एक सर्किट बन गया। अच्छा, ये भी ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके एक कॉमन ग्राउंड ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक। बीच में कहीं भी दिखा सकते हैं, ऐसे मन करे दिखा दीजिए, क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए, गेट और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको क्या कह देंगे, VGS कह देंगे। ड्रेन और इसके सोर्स के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको क्या कह देंगे, VDS कह देंगे। यहाँ से यहाँ तक जो इसके बीच वोल्टेज है उसको क्या किए, VS कह दिए, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है यहाँ पे, या ऐसे कह सकते हैं कि सोर्स टर्मिनल पे जो वोल्टेज है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो क्या है, VS है। इतना चीज़ क्लियर, क्लियर हुआ चीज़। अब इसको क्या कह देंगे, फिगर सेकंड का देंगे, और यहाँ लिख लीजिएगा इक्विवेलेंट सर्किट, ये पूरा टाइटल लिख लीजिएगा, वहाँ पे इसका नाम लिख लीजिएगा, इक्विवेलेंट सर्किट फॉर सेल्फ बायस कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n चैनल JFET, या आप ऐसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, ऐसे लिख लीजिएगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सेल्फ बायस, इक्विवेलेंट सर्किट फॉर सेल्फ बायस फॉर n चैनल JFET, ठीक। ऐसे इसका आप टाइटल लिख लीजिएगा, इतना चीज़ क्लियर। अब आगे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके Q पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, मतलब हम लोग VDS और ID के वैल्यू वगैरह को फाइंड आउट करेंगे, इतना चीज़ क्लियर है ना। अब देखिए, हम लोग जब इसके बायसिंग वगैरह को करते हैं तो ये भी ध्यान रखते हैं ना कि जो हम लोग का VGS है वो क्या हो, निगेटिव बना रहा है, ठीक। पीछे हम लोग पढ़े थे कि जब n चैनल JFET का हम लोग बना है यहाँ पे, तो n चैनल JFET के केस में हम लोग पढ़े थे कि जो गेट टू सोर्स वोल्टेज हो वो क्या हो, रिवर्स बायस रहे, मतलब VGS का निगेटिव वैल्यू रहे, तभी क्या होगा, जो हम लोग का ये इनपुट सेक्शन है वो क्या रहेगा, रिवर्स बायस में बना रहेगा। क्लियर है चीज़, ठीक। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग क्या करें, जो गेट टर्मिनल है इसको निगेटिव बैटरी से जोड़ दें, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग बायसिंग सर्किट यूज करते हुए इस VGS को निगेटिव बना दें, ठीक। अगर हम इस गेट टर्मिनल को डायरेक्ट क्या करें, बैटरी के निगेटिव से जोड़ दें, तो एक बैटरी तो लगेगा यहाँ पे, ठीक, ये निगेटिव बना रहेगा। लेकिन मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग करता है तो ये दिमाग में रखता है कि जो हम डिवाइस तैयार कर रहे हैं वो डिवाइस क्या हो, सस्ता हो और साथ ही साथ हल्का हो, ठीक। अभी यहाँ एक बैटरी एक्स्ट्रा हम जोड़ दें इस VGS को निगेटिव बनाने के लिए, तो उसका पैसा लगेगा, तो हम लोग का डिवाइस कॉस्टली होगा, ये सर्किट तैयार करें कॉस्टली होगा। साथ ही साथ क्या होगा, बैटरी का कुछ अपना वेट भी होगा, तो ये क्या होगा, बल्कि भी होगा, ठीक। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बायसिंग किया जाता है, बात समझे, ठीक। जो हम ये बायसिंग सर्किट यूज किए ना, इसी से देखिएगा VGS आपका निगेटिव बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक्स्ट्रा बैटरी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। एक उपाय वो भी है कि एक्स्ट्रा बैटरी जोड़ दिया जाए, और एक उपाय क्या है कि बायसिंग सर्किट की हेल्प से क्या किया जाए, इसकी बायसिंग कर दिया जाए, ठीक। हमको ध्यान क्या रखना है, हमारा जो डिवाइस है वो हल्का रहे और सस्ता रहे, ठीक। तो हम इसी बायसिंग सर्किट से क्या करेंगे, इस VGS को निगेटिव बना देंगे, हमको बैटरी जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और क्या होगा, जो हम लोग का डिवाइस रहेगा वो हल्का और सस्ता दोनों हो जाएगा। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग अपने कैलकुलेशन को ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए बढ़ाएंगे, ठीक। लेकिन ऑपरेटिंग पॉइंट के कैलकुलेशन पर जाने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हम लोग का गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS है ये इस बायसिंग सर्किट के हेल्प से निगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। क्योंकि पीछे अभी मैं आपको बताया था कि हम लोग को क्या करना है, अगर n चैनल JFET है तो इस VGS को पहले क्या करना पड़ेगा, निगेटिव बनाना रहेगा, ठीक। क्योंकि जब हम लोग वर्किंग ऑफ JFET पढ़े थे तो वहाँ पे देखे थे कि n चैनल JFET के केस में जो VGS होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और उसी के बिहाफ पे हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को क्या किए थे, प्लाट भी किए थे, याद आ रहा है ना, ठीक। और पीछे बताया भी हैं। इसका दो तरीका, एक तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट इसको एक बैटरी से जोड़ दीजिए, लेकिन बैटरी जोड़ने पे क्या होगा, जो आपका सर्किट होगा वो क्या होगा, कॉस्टली भी होगा, बल्कि भी होगा, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, इसको बायसिंग सर्किट की हेल्प से क्या करिए, निगेटिव बना दीजिए, ठीक। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये बायसिंग सर्किट इस VGS को निगेटिव बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। अगर निगेटिव बना देगा तो इसका मतलब क्या है, जो हम लोग का सर्किट है ये सस्ता और हल्का दोनों हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग KVL लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, KVL लगा के इस VGS के वैल्यू को निकालेंगे। देखिए ये क्या होगा, हम लोग का प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा,
ठीक। ये टर्मिनल माइनस, ये क्या होगा प्लस होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा VGS होगा। अब देखिए पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं कि जेफेड के केस में क्या होता है, IS और ID क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि जो IG होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ पीछे हम लोग पढ़े थे जब कॉन्फ़िगरेशन वाला पढ़े थे टॉपिक, तो उसमें ही पढ़े थे कि जो सोर्स करंट होगा वो क्या होगा, ड्रेन करंट के बराबर होगा। IG जो होता है गेट करंट वो क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ हम लोग को जानकारी है, ठीक। इसका मतलब ये जो ID यहाँ से आ रहा है वही ID क्या होगा, पास होते हुए यहाँ से भी क्या करेगा, पास करेगा, ठीक। सोर्स के टर्मिनल से भी जो करंट होगा IS वो क्या होगा, ID के बराबर होगा, ठीक। अब जब करंट ऐसे इधर से आएगा तो ये क्या होगा, प्लस टर्मिनल होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि रजिस्टर में जिधर से करंट इंटर करता है वही प्लस और जिधर निकलेगा वो माइनस होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें KVL लगाएंगे। तो अगर हम इंटर करने वाला साइन लें तो यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस है, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, नाउ अप्लाइंग KVL इन इनपुट कामा वी गेट, यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा इनपुट लूप, ठीक, कामा वी गेट। इस इनपुट लूप में KVL अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, प्लस VGS प्लस ID RS इक्वल टू 0। यहाँ से VGS इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ID इंटू RS हो गया, ठीक। देखिए जो हम लोग का एम था कि VGS इस बायसिंग सर्किट से निगेटिव हो जाए, वो देखिए हो गया। VGS जो है वो क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल हो गया। मतलब ये जो बायसिंग सर्किट है, ये जो बैटरी का जो एक्स्ट्रा बैटरी हमको यूज करना चाहिए इस गेट टर्मिनल पर निगेटिव बनाने के लिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बायसिंग सर्किट खुद ब खुद क्या कर रहा है, इसके क्रॉस निगेटिव पोटेंशियल को डेवलप कर दे रहा है, ठीक। और ये निगेटिव पोटेंशियल आ कैसे रहा है, इस सोर्स रजिस्टर RS की वजह से आ रहा है, ठीक। इस RS के क्रॉस जो वोल्टेज है वही क्या कर रहा है, इसके क्रॉस निगेटिव पोटेंशियल क्या कर रहा है, मेंटेन किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जो RS है इसी वजह से पीछे हम लोग इसको बायस रजिस्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि RS की वजह से ही क्या हो रहा है, इसका बायसिंग हो रहा है, इसके क्रॉस निगेटिव पोटेंशियल बन रहा है, ठीक। और ये भी देख लीजिए इस गेट टू सोर्स वोल्टेज को क्या करने के लिए, बायसिंग करने के लिए हमको एक्सटर्नल किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये जो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वह इसके क्रॉस बायसिंग कर दे रहा है। इस वजह से इस सर्किट को हम लोग सेल्फ बायस सर्किट भी कहते हैं, ठीक। तो देखिए ये सब चीजें यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं कि so voltage drop across resistance RS provides the biasing voltage VGS and no external source is required for biasing the gate source junction, ठीक। लिखे हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप इसके RS के अक्रॉस हो रहा है वही बायसिंग वोल्टेज प्रोवाइड कर दे रहा है और हम लोग को किसी अतिरिक्त सोर्स की जरूरत नहीं है इस गेट सोर्स को क्या करने के लिए, बायसिंग करने के लिए, ठीक। एंड दिस इज द रीजन दैट इट इज कॉल्ड सेल्फ बायस जेफेड। और यही कारण है कि ये जो सर्किट हम लोग का बना है इसको क्या कहते हैं, सेल्फ बायस जेफेड कहते हैं। इतना चीज क्लियर, एक काम हम लोग का हो गया, बैटरी लगाने की जरूरत नहीं गेट पे, हो गया काम खत्म, ओके। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए पढ़ेंगे, ठीक। तो हेडिंग बना दिए ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, द ऑपरेटिंग पॉइंट दैट इज जीरो सिग्नल ID, ठीक। अब इसको जीरो सिग्नल ID क्यों कर रहे हैं, ID को जीरो सिग्नल ID क्यों कर रहे हैं, जीरो सिग्नल ID मतलब क्या, ड्रेन करंट। इसको जीरो सिग्नल ड्रेन करंट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो हम लोग सर्किट बनाया क्या इसमें कोई सिग्नल अप्लाई किया नहीं किया, मतलब ये जीरो सिग्नल कंडीशन में जो ID है वो क्या है, करंट है। इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग, ID को जीरो सिग्नल ड्रेन करंट या जीरो सिग्नल ID कहते हैं। क्लियर है चीज, क्योंकि अभी हम लोग किसी तरीके का सिग्नल अप्लाई नहीं किया है, दैट्स व्हाई दिस ID इज नोन एज जीरो सिग्नल ID या जीरो सिग्नल ड्रेन करंट। क्लियर, सिग्नल अप्लाई कर देंगे तब इसको हम जीरो सिग्नल ड्रेन करंट नहीं कर सकते। जीरो सिग्नल मींस क्या, सिग्नल अभी अब्सेंस है। क्लियर, और हम क्या करेंगे, इस ID और VDS के लिए निकालेंगे, ठीक। तो वही लिख दिया कि दैट इज जीरो सिग्नल ID एंड VDS ब्रैकेट बंद, फिर लिखे हैं कैन बी इजिली डिटरमाइन। इसको हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ ID कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए लिखे हैं कि द जीरो सिग्नल ID कैन बी कैलकुलेटेड बाय शाकली इक्वेशन। अब देखिए ID इक्वल टू IDSS होता है 1 माइनस VGS अपॉन VGS आपका स्क्वायर होता है, इसको इक्वेशन 2 का दिए। अब इस VGS का वैल्यू यहाँ से ला के पुट कर देंगे तो लिखें यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 कामा वी गेट ID इक्वल टू IDSS 1 प्लस IDRS अपॉन VGS आपका स्क्वायर हो गया, ठीक। इसको हम क्या कर दिए, इक्वेशन 3 कर दिए। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, Q पॉइंट का कॉर्नर मिल जाएगा और Q पॉइंट को फिर पैरामीटर के अगेंस्ट स्टेबिलिटी को चेक कर लेंगे, ठीक। देखिए स्टूडेंट लास्ट सेशन में हम लोग इक्वेशन 3 तक देख चुके थे, ठीक। अब आगे हम लोग का काम क्या है, ID की वैल्यू को निकालना, ठीक। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक। आप भी डायरेक्ट लिखिएगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम है तो आप इसका स्क्वायर करिएगा, तो यहाँ देखिएगा ID का स्क्वायर आएगा, मतलब ID में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक।
तो आप प्लीज़ सॉल्व मत करेगा, एग्जाम में भी डायरेक्ट ऐसे ही लिखिएगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, ऑन सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 3 वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आईडी ऑफ द फॉर्म। ठीक, किस फॉर्म में मिलेगा, कैसे पता चला क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आईडी के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ स्क्वायर करने पर क्या होगा, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने पर आईडी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब आईडी के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और जो उसका फॉर्म होगा आईडी स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस कुछ कांस्टेंट होगा जिसको k1 कह दिए इंटू आईडी, प्लस कुछ कांस्टेंट और आएगा इसको k2 कह दिए इक्वल टू 0। ठीक, इसको इक्वेशन 4 कर दिए। ठीक, ऐसे आप डायरेक्ट लिखिए, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मन करे ठीक तो इसके साथ आप महाभारत छेड़ सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो आईडी स्क्वायर आएगा, फिर कुछ कांस्टेंट आएंगे। तो कांस्टेंट क्या क्या, आईडी एस एस VGS ऑफ RS, इन सब में कुछ रिलेशन वगैरह आएगा और उसके साथ आईडी आएगा तो उसको यहाँ पर लिखिएगा, फिर एक अलग से कांस्टेंट टर्म आएगा उसको यहाँ से लिख दीजिएगा यहाँ पे और इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, तो आपका एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है चीज। और फिर आगे उसको आप सुविधाचार्य मेथड वगैरह लगा के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो उतना ज़्यादा महाभारत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए और ऐसे लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट आईडी। इक्वेशन 4 से हम आईडी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर हुआ चीज़। ठीक, अगर टाइम रहेगा तो देखते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल भी करा देंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, दूसरा हम लोग को क्या करना है, आईडी तो निकल गया, अब VDS निकालना है। तो देखिए लिखे हैं कैलकुलेशन ऑफ VDS। ठीक, अब क्या करेंगे, आउटपुट सेक्शन में KVL लगाएंगे। ठीक, तो देखिए ये जो बैटरी है ये क्या पॉइंट पोटेंशियल दिखाया गया है, ये पोटेंशियल होता कैसा है, ये पोटेंशियल कुछ ऐसा होता है। ठीक, ये पोटेंशियल क्या होगा, कुछ ऐसा, ऐसे समझ सकते हैं। ये जो लगाया गया इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक, इसको थोड़ा सा मॉडरेट फॉर्म इसका बना दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, देखिए ये जो यहाँ VDD लगा था प्लस VDD, उसको आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर, और यहाँ पे लग कर दीजिए, ग्राउंडेड कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, VDD हो गया। ठीक, ये प्लस ये माइनस। क्लियर, अब क्या करेंगे हम लोग, KVL लगाएंगे इसमें। ठीक, क्लियर, अब क्या कर रहे हैं इसमें, KVL लगा रहे हैं। ओके, तो मान ले रहे हैं करंट हम लोग का ऐसे आ रहा है, आईडी डायरेक्शन देखिए बनाए हुए हैं। तब अगर करंट का एंटरिंग करने वाला साइन लें तो क्या है, यहाँ पे माइनस VDD हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जिधर करंट निकलेगा वो क्या है प्लस, सॉरी जिधर करंट टकरेगा वो क्या होगा प्लस होगा क्योंकि रजिस्टर है, जिधर निकलेगा वो क्या होगा माइनस होगा। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस। अब इसमें KVL लगा रहे हैं तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं माइनस VDD, इसको लिखे हैं माइनस VDD, इधर से इंटर करने वाला साइन ले रहे हैं तो माइनस VDD, फिर क्या हो जाएगा ये आपका प्लस IDRS, प्लस IDRS, फिर क्या साइन है प्लस है इंटर करने वाला तो प्लस VDS, और फिर इंटर करने वाला साइन क्या है प्लस है तो प्लस IDRS हो गया। ठीक, ये जो पॉइंट पोटेंशियल ऐसे दिया था ना प्लस VDD, उसको ऐसे बैटरी के फॉर्म में बनाया जा सकता है। क्लियर, ये आप BSc सेकेंड सेम में पढ़े भी होंगे, फोर्थ सेम में पढ़े होंगे। ठीक, मैं अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ाया हूँ, जो बच्चे पढ़े होंगे वो इसको अच्छे समझ रहे होंगे। बाकी आप जहाँ भी सेकंड सेम और फोर्थ सेम पढ़े होंगे आपके सर लोग ये सब तरीका बताए होंगे निकालने का। ठीक, क्लियर है चीज़। अब हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया, अब यहाँ से VDS इक्वल टू क्या हो जाएगा, VDS को हम लोग एक तरफ लिख लेंगे क्योंकि VDS के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो VDS इक्वल टू क्या हो जाएगा, VDD माइनस क्या हो जाएगा, ये देखिए IDRD है, IDRS है तो ID कॉमन लेंगे तो RD प्लस RS होगा। ठीक, VDS के लिए सॉल्व करें तो VDS को इधर रखे। ठीक, VDS को इधर रख लिए, बाकी को क्या कर रहे हैं हम दूसरी तरफ भेजेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से VDD इधर चल जाएगा तो VDD हो गया, ID कॉमन लिए थे तो RD प्लस RS के साथ था, ये क्या होगा उधर जाएगा तो माइनस RD प्लस RS हो गया। ये हम लोग को VDS का वैल्यू मिल गया। ठीक, तो देखिए लिख दिए कि 10 DC कंडीशन ऑफ JFET, मन करे तो यहाँ लिख सकते हैं। JFET को हम लोग को एम्पलीफायर की तरह आगे यूज करना है, उसी के लिए बायसिंग वगैरह करते हैं। ठीक, तो लिखे हैं कि 10 DC कंडीशन ऑफ JFET एम्पलीफायर आर फुली स्पेसिफाइड। ठीक, यहाँ से हम लोग को जो JFET के लिए बायसिंग कंडीशन है, JFET एम्पलीफायर के लिए DC कंडीशन है, वो क्या हो रहा है मिल जा रहा है। यहाँ से VDS और इस वाले इक्वेशन से क्या होगा ID मिल जाएगा। क्लियर, और जो VGS हम लोग का वो क्या नेगेटिव बना ही है। क्लियर है चीज़, ये चीज़ क्लियर। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग Q पॉइंट के स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक, अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये जो बायसिंग सर्किट है, इस बायसिंग सर्किट की हेल्प से जो Q पॉइंट है वो पैरामीटर के बदलने पर स्टेबल है कि नहीं है। ठीक, तो अभी तक हम लोग Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकाले हैं। ठीक, तो जो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसको ऐसे समझा जा सकता है कि ऐसे हम लोग Q पॉइंट मान लीजिए यहाँ रखे थे मिडिल में, उसका जो कोऑर्डिनेट आया है वो VDS और क्या है ID आया है। ठीक, ये चीज़ हम लोग का आया है।
अब अगर हम लोग का पैरामीटर बदलने पर अगर ये आईडी चाहे VDS बढ़ेगा घटेगा, तभी जो हमारा क्यू पॉइंट है वो क्या करेगा, इधर उधर फ्लैक्चुएट करेगा। अगर पैरामीटर बदलने के बाद भी ये VDS आईडी फिक्स रहता है तो क्यू पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा। इसका मतलब हम कह देंगे कि जो क्यू पॉइंट हमारा है वो क्या है, स्टेबल हो चुका है। ठीक, तो आइए इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए लैब में आप प्रैक्टिकल कर रहे थे, अचानक ये जो आपका जेफेट है ये काम करना बंद कर दिया। आप अपने लैब असिस्टेंट सर के पास गए, कहे सर ये फेट काम करना बंद कर दिया, दूसरा हमको फेट दीजिए। ठीक, तो जो आपके सर दूसरा वाला फेट दिए तो आप पूछे कि सर इसके पैरामीटर को बता दीजिए। तो आपके सर बताए कि जो इसका ट्रांसकंडक्टेंस है, जो नया वाला जेफेट ले जा रहे हो उसका जो ट्रांसकंडक्टेंस है वो क्या है, पहले वाले का डबल है। अब जब ट्रांसकंडक्टेंस डबल होगा मतलब जो इसका ट्रांसफर करने का एबिलिटी है इनपुट डेटा से आउटपुट डेटा पे डबल होगा, तो जो इसका आईडी होगा ये भी क्या होगा, डबल होने का कोशिश करेगा। जब नए वाले जेफेट का ट्रांसकंडक्टेंस डबल है तो आईडी डबल होने की कोशिश करेगा। अभी हम लोग देखे थे कि जीएम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईडी के। ठीक, तो जब ये आईडी डबल होने का कोशिश करेगा तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी नो दैट VGS इक्वल टू माइनस आईडी इंटू RS। ठीक, तो जब ये डबल होने की कोशिश करेगा तो VGS उतना ही और निगेटिव हो जाएगा। ये डबल होने की कोशिश करेगा तो VGS उतना ही और निगेटिव हो जाएगा। और अगर VGS ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा तो फिर आईडी क्या होगा आपका, उतना ही रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि ऐसे आप देखिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हुए हैं, जैसे जैसे VGS निगेटिव होते जाता है आईडी का वैल्यू क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है। ठीक, तो GM बढ़ाने से आईडी आपका बढ़ा था। ठीक, ऐसे समझिए कि जब ट्रांसकंडक्टेंस आपका बढ़ा था तो क्या था, आईडी आपका बढ़ा था। ठीक, आईडी आपका बढ़ा, और जब ये आईडी आपका क्या था, बढ़ा था। ऊपर जो एरो बना रहा है मतलब आईडी बढ़ रहा है। ठीक, अब ये आईडी बढ़ा आपका। ठीक, और जैसे आईडी बढ़ा तुरंत क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 आईडी जितना ही बढ़ेगा VGS उतना ही मोर निगेटिव होगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, VGS उतना ही आपका मोर निगेटिव हो जाएगा। ठीक, VGS क्या हो जाएगा, मोर निगेटिव हो जाएगा। मतलब VGS का अगर निगेटिव में कहें तो वैल्यू क्या होगा, VGS का बढ़ेगा। ये ऊपर जो एरो लगा है ये क्या होता रहा कि VGS का निगेटिव वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, क्लियर। और जब VGS का निगेटिव वैल्यू बढ़ेगा तो आईडी जितने वैल्यू से बढ़ा था उतना ही फिर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब आईडी क्या होगा, आपका कांस्टेंट बना रहेगा। क्लियर, ये चीज़ क्लियर। फिर से समझाते हैं, जीएम जब आपका बढ़ेगा तो आईडी बढ़ने की कोशिश करेगा, आईडी बढ़ने की कोशिश करेगा तो VGS मोर निगेटिव होगा। ठीक, उस मोर निगेटिव को ऐसे ऊपर करके दिखाएं, मतलब VGS क्या हो रहा है, इधर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, और जैसे जैसे VGS इधर बढ़ता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखे थे आईडी क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो रिड्यूस करने वाला साइन नीचे दिखा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, इस जीएम के बढ़ने मतलब फेट निकाल के दूसरा फेट निकाल कर दूसरा फेट लगाए, पैरामीटर चेंज हुआ तब भी क्या है, आईडी हम लोग का फिक्स है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो आईडी रहेगा ये फिक्स रहेगा। क्लियर। अब देखिए जब ये आईडी फिक्स रहेगा तो क्या होगा, ये VDS भी फिक्स रहेगा क्योंकि बाकी के वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, बैटरी है। एक बार आप लगाएं वही बैटरी बदल नहीं रहा है, RD RS है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो इसका मतलब क्या रहेगा, आपका VDS और आईडी दोनों क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर हम पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं तब भी। इसका मतलब ये जो सर्किट है ये क्या कर रहा है, क्यू पॉइंट को स्टेबल बना रहा है अगेंस्ट द चेंज ऑफ पैरामीटर्स। क्लियर ना। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट को भी हम लोग देख लिए और इसके स्टेबिलिटी को भी हम लोग चेक कर लिए। ठीक, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर मेथड को पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए वीडियो को, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।